कि हाँ हाँ, तो अभी हम लोग देखते हैं कार्बनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने फ्यूरिजमाइड, देन अपन ने थायराइड ड्रग्स खत्म कर दिए थे, जिसके अंदर अपन ने बहुत सारे ड्रग्स देखे, एंड देन वी सॉ द कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। अब हम लोग देखने वाले हैं कार्बनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसका मैं बोला था कि इसका मैं मैकेनिज्म अच्छे से समझाऊंगा, और इसका मैकेनिज्म मेडिकेल में भी पढ़ना पड़ता है अपने को। तो जब अपन देखते हैं ना हियर, एज यू कैन सी ऑन माई कर्सर, तो ये जो मेरा कर्सर है बेसिकली यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, हमारा जो HCO3- है, जो हमारा ट्यूबुलर फ्लूइड है, ट्यूबुलर फ्लूइड का मतलब जो हमारा यूरिन बनने वाला है, वो वाला फ्लूइड, जो हमारा असेंडिंग लिम्ब के अंदर से पास हो रहा है। ओके, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से। और डिसेंडिंग लिम्ब से पास हो रहा है, सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बोलने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि HCO3- जो है बाइकार्बोनेट आयन, तो जो HCO3- है वहाँ पर वो आएगा, एंड what will happen is carbonic anhydrase will come. So this Ca that you can see in blue color, that will come. That Ca, what will it do is that it will basically break it and it will convert it into H2O plus CO2. Okay, now from that H2O and CO2, that CO2 basically will enter into the cell. Okay, and uh, what will happen is it will again come in contact with the carbonic anhydrase and water. So CO2 plus water in the presence of carbonic anhydrase will be giving me HCO3- and H plus. ओके, अच्छा, वन मोर थिंग। ये आप बोलोगे कि HCO3- थोड़ी ना अकेला H2O प्लस CO2 में हो गया, नहीं, HCO3- प्लस H प्लस एरो, और एरो के ऊपर लिखेंगे कार्बनिक अनहाइड्रेस, एरो के फिर दूसरे साइड पे लिखेंगे H2O प्लस CO2, ऐसा होगा ना, ऑफ कोर्स। तो मतलब एक साइड ऑफ रिएक्शन हमारा हो गया, और दूसरे साइड में कौन सा उल्टा रिएक्शन हो रहा है, H2O प्लस CO2, ठीक है, एरो कार्बनिक अनहाइड्रेस, देन वी गेट HCO3- प्लस H प्लस। मतलब इस समय ये समझ में आता है कि कार्बनिक अनहाइड्रेस रिवर्सिबल रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है ना, बोथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, कार्बनिक अनहाइड्रेस ऐसे एंजाइम है। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि यहाँ पर से जो, अब आप बोलोगे कि H प्लस जो है अंदर सेल के अंदर जो अपना H प्लस मिला हम लोग को बाद में, मतलब CO2, सॉरी एक सेकेंड, जो हमने CO2 प्लस H2 किया, और फिर बाद में हम लोग ने वो कार्बनिक अनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में फिर अपने को मिला H2O प्लस CO2, सॉरी अपने कार्बनिक अनहाइड्रेस के प्रेजेंस में मिला अपने को HCO3- प्लस H प्लस। तो H प्लस गया कहाँ पर, तो H प्लस गया यहाँ पर, एज यू कैन सी इन द कर्सर, यहाँ पर गया H प्लस हमारा। और ये जो रेड में देख पा रहे हो आप, दैट इज़ अ ट्रांसपोर्टर, Na प्लस H प्लस ट्रांसपोर्टर। तो क्या होगा कि H प्लस जो है हमारा बाहर जाएगा, एंड उसके एक्सचेंज में Na प्लस अंदर आएगा, ठीक है। So the H plus is the main culprit for the Na plus coming inside, Na plus getting reabsorbed from the tubular fluid. Okay, and uh, and then subsequently this H plus is basically used in this process. मतलब H plus जो इधर बाहर आया है ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर, फिर HCO3- के साथ कंबाइन हो गया, and that will give us H2 plus CO2, and then the cycle gets repeated. दूसरी बात, ये जो अंदर वाला HCO3- है, ये चला गया है बाहर, ओके, जो विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपोर्टर into the पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, मतलब अपना ब्लड। ओके, और फिर क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ही Na प्लस ये रेड वाले अंदर ट्रांसपोर्टर से अंदर आया एक्सचेंज में K प्लस के साथ, ये Na प्लस फिर एक बार सेल के अंदर घुसा, देन इट हैज़ टू गो इनटू द ब्लड एज वेल। सो Na प्लस बेसिकली फिर अंदर इट विल गो इनटू द ब्लड, ओके, एंड एक्सचेंज ऑफ दैट K प्लस विल कम इनसाइड। सो इससे इससे बेसिक इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो ये मैकेनिज्म है। सबसे पहले बात तो अपने को क्या करने का है, ये जो हमारा ट्यूबुलर फ्लूइड, जो हमारा यूरिन बनने वाला है, हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में जो अपना फ्लूइड है, उसके अंदर HCO3- बाइकार्बोनेट आयन पहले से रहेगा। ओके, वो बाइकार्बोनेट आयन जो रहेगा वो H प्लस कंबाइन होगा, एंड इट विल बेसिकली react in presence of carbonic anhydrase, and it will give us H2O plus CO2. Now from that H2O plus CO2, that CO2 will get absorbed into the cell, and what will happen is it will again come in contact with the water inside. In the presence of carbonic anhydrase, it will get converted into HCO3- plus H plus. That H plus will basically come again into the again नहीं बोलना चाहिए, but it will come in the, where will it come, it will come in the tubular fluid in exchange of Na plus, and Na plus will get reabsorbed, okay, into the cell. Then Na plus which is reabsorbed will basically go into the blood in exchange of K plus. Simple. Okay, this is the mechanism that we always see in carbonic anhydrase. हाँ, अभी देखो, अभी आपने ये तो मैंने मैकेनिज्म बोले, तो नॉर्मल मैकेनिज्म जहाँ तो PCT में हो रहा है, तो साइट 1 में हो रहा है, करेक्ट है।
अब हमारा कार्बनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर क्या करेगा, ये जो लाल आपको दिख रहा है, हाँ सॉरी, कार्बनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर क्या करेगा, ये जो Ca है इसको ही निकाल देगा वहाँ से। तो इफ़ द C इज़ नॉट देयर, H2 plus CO2 won't be formed, and in this process the H plus won't be going into the tubular fluid, और उसके एक्सचेंज में Na प्लस अपन आएगा नहीं अंदर। बराबर है कि नहीं बराबर है। और सिंस एक बार H प्लस बाहर नहीं गया तो Na प्लस अंदर नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है कि Na प्लस रीअब्जॉर्ब भी नहीं होगा। एक बार Na प्लस रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ दैन इट विल डायरेक्टली गो इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड के थ्रू से वो एक्सक्रीशन में चले जाएगा। बराबर, दिस इज द मैकेनिज्म। सो एक बार ऊपर से रीड कर लेते हैं अपन, ये मैकेनिज्म मैं वापस उसको रीड नहीं कर सकता। देन वी हैव एसिडोजोलामाइड, मतलब उसके अंदर का एक ड्रग है जिसका हमने नाम रखा है एसिडोजोलामाइड, ओके, which is a sulfonamide derivative. Okay, so acidozolamide is a sulfonamide derivative. अब हम प्रॉपर कोर सल्फोनामाइड्स पे आ रहे हैं। नॉन कॉम्पिटिटिवली बट रिवर्सिबल इनहिबिट्स कार्बनिक अनहाइड्रेशन इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। उसको उन्होंने पीसीटी नहीं बोला हुआ है, उन्होंने उसको इंस्टेड ऑफ सेइंग इट एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दे हैव टोल्ड इट एज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। एंड इफ यू सी इन दिस पीपीटी उन्होंने डीटी को भी नाम दिया हुआ है एज डिस्टल ट्यूब्यूल एंड नॉट एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो वो समझ के चलना, कंफ्यूज मत होना कि डीटी क्या है पीटी क्या है। नॉन कॉम्पिटिटिवली बट रिवर्सिबल इनहिबिट्स कार्बनिक अनहाइड्रेस इन पीटी। सो मतलब नॉन कॉम्पिटिटिवली ऐसे कम्पीट नहीं करेगा उसके साथ, बट इट विल जस्ट गो एंड देन उसको इनहिबिट कर देगा एंजाइम को। स्लोज हाइड्रेशन और CO2 माइनस डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ H प्लस विद लुमिनल Na+। सिंपल सी बात है। स्लोज हाइड्रेशन और CO2 माइनस मतलब क्या है, जो CO2 माइनस अभी कार्बनिक अनहाइड्रेस की वजह से सेल के अंदर घुस रहा था, एज इन दिस डायग्राम एज यू कैन सी, जो CO2 माइनस अंदर घुस रहा था ये वाया ये रूट से, तो वापस कंबाइन हो रहा था ना H2 के साथ, तो CO2 का हाइड्रेशन हो रहा था ना। सो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, स्लोज हाइड्रेशन ऑफ CO2 माइनस, सिंस दैट कार्बनिक अनहाइड्रेस इज नॉट देयर, दिस CO2 won't be able to go inside, and that is why that CO2 का hydration will basically slow down. Then अभी and decrease availability of H plus, बराबर, since this CO2 is not coming inside, it won't combine H2O and it won't basically give us H3O3 minus and H plus, and then H plus basically won't go in the tubular fluid and then exchange में Na plus अंदर नहीं आएगा. So H plus की availability in the cell is basically reducing if we block the carbonic anhydrase. SO3 minus absorption limited इनिबिटेड कॉजेज। हाँ, सो रीअब्जॉर्प्शन HCO3 माइनस का यहाँ पर अटक गया, बराबर। इससे क्या हो जाता है, HCO3 माइनस बेसिकली अंदर जा रहा था ना, एंड आपने देखा भी था कि ये दूसरे रूट से इट वाज गोइंग टू द ब्लड आल्सो दिस बाय दिस रूट, तो वो भी इनिबिट कर दिया है। तो रीअब्जॉर्प्शन HCO3 माइनस का वहाँ पर ही हो गया, एंड सिंस दैट रीअब्जॉर्प्शन इज बेसिकली ब्लॉक्ड इट कॉजेज एसिडोसिस। ना हाउ यू विल थिंक हाउ ऑन दी अर्थ इज इट कॉजिंग एसिडोसिस। सबसे पहली बात, HCO3 माइनस रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, सिंस HCO3 माइनस इज नॉट गेटिंग रीअब्जॉर्ब, ब्लड के अंदर जो H प्लस प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई नहीं रहेगा, बराबर। हमारा जो HCO3 माइनस है दैट्स अ गुड न्यूट्रलाइजर ऑफ H प्लस प्रेजेंट इन द ब्लड। Now since the HCO3 minus is not getting reabsorbed, and since it is not getting reabsorbed, it won't be able to go into the blood, बराबर। and if it doesn't go into the blood, it won't be able to neutralize the H plus into the blood, correct है, and then H plus will get accumulated and lead to acidosis, सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। secretion of H plus and DT is also inhibited, ओके। सो हाँ, ये मत बोलना, हाँ मतलब वही बोल रहे हैं, ये मतलब वही बोलने की कोशिश है कि secretion of H plus and DT is also inhibited, मतलब क्या ये अच्छा DT की बात करेंगे हम लोग, हाँ ये पॉइंट मत करो, DT की बात कहाँ से आ गई वो मत पॉइंट करना। ये पॉइंट देखो, अल्कलाइन यूरिन रिच इन HCO3 माइनस एंड K प्लस। अभी वैसे ऐसा क्यों हो जाना है अल्कलाइन यूरिन रिच, बिकॉज सीधी सी बात है मैन, बिकॉज अब यूरिन के अंदर बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा रहेगा, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, एंड इट इज़ वेट बिकम अल्कलाइन, सिंपल सी बात है। और K प्लस भी क्यों रहेगा, बिकॉज अभी K प्लस भी तो अंदर आ रहा है, अभी बोलोगे आप K प्लस कैसे आएगा। सो एज यू कैन सी, इसमें तो हमने K प्लस का रूट दिखाया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट इतना याद रखो कि X प्लस भी बेसिकली K प्लस भी आपका बेसिकली एक्सक्रीट हो रहा है यहाँ पर इन दिस केस, ठीक है। तो एसिडोजोलामाइड का हमने पूरा देख लिया है, वही इन्होंने रिपीट किया एग्जैक्टली, मैकेनिज्म का ही पॉइंट्स रिपीट किए हैं इस पॉइंट में, तो मैं जितना भी देखा है। और यहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्रा रीनल एक्शंस दिखाए, ऐसे एक्शंस जो रीनल के बाहर काम करते हैं, मतलब रीनल को छोड़ के दूसरे जो ऑर्गन्स के ऊपर क्या इफेक्ट है इसका। लोअर फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, लोअर IOT इंट्राओक्यूलर टेंशन। सो बेसिकली अगर उसने फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर कम कर दिया तो वहाँ पर जो हमारे आई के अंदर जो इंट्राओक्यूलर
इंट्रा मतलब इनसाइड, ऑकुलर मतलब आई। सो आई के अंदर का बेसिकली जो टेंशन है, जो एक प्रेशर है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। कम फ्लूइड मतलब कम प्रेशर। At very high doses reduces gastric acid secretion in pancreatic NaOH-CO3. अच्छा, now just compare this with something. We know that when we have studied the complications related to your thiazides and your furosemide, your loop diuretics, diuretics, तो हमने तो पढ़ा था कि उसके अंदर गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस, नाउशिया, वॉमिटिंग एंड गैस्ट्रिक अल्सरेशन भी होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बट जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर गैस्ट्रिक इरिटेशन मतलब गैस्ट्रिक के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, बट क्या कौन सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? गैस्ट्रिक से सिक्रेशन प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इज रिड्यूस्ड इन दिस केस, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, एंड पैनक्रेटिक NaHCO3 is also reduced. Releases CO2 level in blood, decreases pH, increases seizure threshold. So CO2 level in blood is raised. ओके, CO2 लेवल जो होता है बेसिकली रेज हो जाता है अच्छा खासा। ऑल्टर CO2 ट्रांसपोर्ट इन लंग्स एंड टिश्यूज मास्क्ड बाय कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जो भी है, बट इट इज ऑल्टरिंग द CO2 ट्रांसपोर्ट इन द लंग्स एंड टिश्यूज। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स वेल ऑब्जर्व ओरली, एक्सीडेंट अनचेंज इन यूरिन एंड एक्शन लास्ट फॉर 8 to 12 आवर्स, मतलब इंटरमीडिएट है। बिकॉज हमने फ्यूरोसेमाइड देखा था, उसका जो एक्शन था वो 1 to 2 आवर्स का था। प्रॉम्प्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन था, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम था। और जब हम बात करते थे हमारे थायराइड्स की, तो उसमें अपन ने एक था जिसमें नाम था क्लोथैलिडोन। जो क्लोथैलिडोन का तो लॉन्ग टी हाफ जो था वो 40 से 50 घंटे था। तो ये बीच में आ रहा है, ये बोलता है मैं 8 से 12 घंटे काम करूँगा सिर्फ। साइट 1 डायरेटिक, सॉरी। इसका मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स बता दिया, एक्स्ट्रा रिएक्शन बता दिया। इक्विजिमर का काम करना वो सब करता है, CO2 का रेज करना करता है, लंग्स के अंदर भी वो क्या CO2 का ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करता है, समझा। एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एज वेल। यूजेस, चलो ठीक है, यूजेस तो अपन जैसे देख सकते हैं। ग्लोकोमा में क्या हो जाता है कि इंट्राओक्यूलर टेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस इंट्राओक्यूलर टेंशन को कम करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। एज यू सॉ दैट इट इज़ रिड्यूसिंग द इक्विजिमर इन द आई। मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, सिंपल सी बात है, अगर आपको मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस से आप जूझ रहे हो, इफ़ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, तो अल्कलाइन कंडीशन को आपको न्यूट्रलाइज करना ही है, सिंपल सी बात है। हमने अभी भी देखा कि किस मैकेनिज्म के थ्रू से वहाँ पर ब्लड में एक्सप्रेस बढ़ रहा था। हमको तो पता है ना कि जब हम साइट 1 डायरेटिक्स देते हैं, कार्बनिक एनालिसिस इनहिबिटर्स देते हैं, तब हमारा H+ जो रहता है ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, एंड इस ब्लड के अंदर एसिडोसिस हो जाता है। करेक्ट है। तो किसी भी पेशेंट को अगर एल्कोलासिस होगा तो हम उसे ये दवाई दे सकते हैं, कार्बनिक एनालिसिस इनहिबिटर्स, जिससे ब्लड के अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन, H+ की मात्रा बढ़ जाएगी, and that is what will lead to metabolic alkalosis. Oh, sorry, and that is what will lead to metabolic acidosis. So metabolic alkalosis will be gone now because of this action. Then we can alkalinize urine. If you want to alkalinize urine, you can do this as we saw कि हमारा बाइकार्बोनेटाइन जो है वो यूरिन के अंदर एक्सीड हो जाता है, एंड इज द यूरिन विल बिकम अल्कलाइन। करेक्ट है। प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक ड्रग्स, because of this alkalinity, what will happen is the acidic drugs will be able to easily pass through. Okay, वो एक यहाँ पर चीज़ है। एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर एपिलेप्सी। क्यों एपिलेप्सी के लिए? अभी हमने यूज़ देखा इसका, और यूज़ नहीं, अभी हमने एक एक्शन देखा इसका। हाँ, एक्स्ट्रा रीनल एक्शन देखा था ना अभी अपन ने। एक्स्ट्रा रीनल एक्शन क्या एक्शन था? इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ द सीजर्स। करेक्ट, एंड एपिलेप्सी ऑल्सो कम्स अंडर दैट सीजर्स का पार्ट ओनली, बराबर है। तो अगर वो किसी सीजर्स का थ्रेशोल्ड ज़्यादा कर देता है, अच्छी बात है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसका एपिलेप्सी में यूज़ कर सकते हैं। देन एडवर्स इफेक्ट्स एसिडोसिस, तो चलो एडवर्स इफेक्ट्स तो देखने पड़ेंगे आपको, बिकॉज अगर आपको एल्कलॉसिस को ठीक करना है तो आपको एसिडोसिस करवाना पड़ेगा। पर अगर एसिडोसिस एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो दैट विल लीड टू प्रॉपर ड्रास्टिक एसिडोसिस। हाइपोकैलिमिया यार, कम ऑन यार, ये तो हमने साइट 1, ये तो हमने साइट 3 साइट 2 में भी देखा था, तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम होगी। ड्राउजिनेस, फटीग, पैरास्थीसिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ड्राउजिनेस फटीग तो आप किसकी वजह से बोल सकते हो? बिकॉज हाइपोकैलिमिया हो रहा है, इसलिए आप बोल सकते हो ड्राउजिनेस फटीग हो रहा है। बाकी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट तो इसके लिए हो रहा है बिकॉज गैस्ट्रिक सिक्रेशन यूज़ हो गया, ठीक है, बाकी तो ठीक है। सो हियर वी हैव फिनिश्ड दिस क्लास ऑफ ड्रग्स। नाउ विल बी गोइंग ऑन पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। तो अभी जो हमने लास्ट जो ड्रग्स थे कार्बनिक एनालिसिस इनहिबिटर्स, कौन से क्लास देखे थे हमने? कौन सा क्लास देखा था हमने? एसिडाजोलामाइड देखा था, जो आता है हमारे कौन से क्लास में आता है भाई? सल्फोनामाइड में आता है, ठीक है। अच्छा, आगे कैसे जाएंगे हम? अभी इसमें क्या लिखा हुआ है? कंजर्व द K+ दैट इज प्रेजेंट। इसका मेन एक्शन यही है कि तू K+ को वहाँ पर कंजर्व करो। और क्या चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर? एल्डोस्टेरोन डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स ऑन DT,
ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन इज़ वन ऑफ योर पोटेशियम एल्डोस्टेरोन इज़ नॉट योर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, सॉरी, बट देखते हैं क्या है इसका। अभी दिस इज के लॉस बाय इनहिबिटिंग एन के एक्सचेंज, देखेंगे क्या एग्जैक्टली है। नॉट अ स्ट्रॉन्ग डायरेटिक बिकॉज एक्सेस फॉर द डाउन स्ट्रीम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन, क्योंकि इसका ये इतना अच्छा डायरेटिक क्यों नहीं है, बिकॉज अब अगर आप अपने को समझाने की कोशिश करोगे कि आपने पहले ल्यूब डायरेटिक्स दे दिया। नाउ यू नो दैट इन साइट 1 हमको पता है कि ज़्यादा रिअब्जॉर्प्शन नहीं होती Na प्लस के प्लस की, होती है बट ठीक है यार, मतलब हो जाती है, बट सबसे ज़्यादा अगर रिअब्जॉर्प्शन होता है तो वो सेकंड, हमारे सेकंड साइड पे होता है, दैट इज़ योर साइड 2। वहाँ पर हमारी ज़्यादा एफिकेशियस एक्शन होती है एंड 90% ऑफ द मैटर इज़ बेसिकली यू नो टेकिंग केयर ऑफ। अब इन 90% ऑफ मैटर इज़ टेकिंग केयर ऑफ इन साइड 1 एंड साइड 2, और उसके में जो बचा कुचा मिठाई था वो साइड 3 ने ले लिया, तो साइड 4 तक पहुँचेगा क्या? समझ में आ रहा है आपको? तो आपके पहले 3 साइड्स ने आपका काम कर दिया है Na प्लस का रिअब्जॉर्प्शन रोकने का काम, बराबर। तो साइड 4 में कितना रुकोगे आप? देखोगे भी तो कितना रुकोगे? हार्डली 2%, 1% Na प्लस का रिअब्जॉर्प्शन रुकोगे आप, डजेंट मैटर, ठीक है, वो बात है, समझा। अगर इवन इफ सपोज अगर आपने क्या किया है यहाँ पर, इवन इफ आप एक सोच लो, मैं अपने साइड 1 डायरेटिक नहीं दिया सपोज, ठीक है, साइड 1 डायरेटिक आपने नहीं दिया, तो उसका जो बेसिकली उसका जो एक लोड है वो जाएगा साइड 2 पे। अब साइड 2 डायरेटिक भी आपने नहीं दिया तो Na प्लस का रिअब्जॉर्प्शन होते गया, ठीक है। उसका लोड मतलब जो वैसे लोड नहीं बोलना चाहिए मुझे, हाँ समझ लो कि अभी मैंने साइड 1 डायरेटिक दिया, ठीक है, साइड 1 डायरेटिक मैंने नहीं दिया, सॉरी, साइड 2 भी नहीं दिया, साइड 3 भी नहीं दिया। अब जब तक मैं साइड 3 तक आऊँ, जब तक मैं साइड 4 तक आऊँगा, हाँ, अच्छा खासा रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हो चुका होगा, अच्छा खासा Na प्लस का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हो चुका होगा, करेक्ट। तो इतने अभी मेरे यूरिन में खाली थोड़ा बहुत Na प्लस रहा होगा, बराबर है। अब उस रिअब्जॉर्प्शन को रोके मेरा क्या फ़ायदा है? हार्डली 2% मेरा Na प्लस रहा होगा। अच्छा, नो सी दिस वे, ऐसे सोचो कि मेरा साइड 1 डायरेटिक्स मैंने दिया, तो जो मेरा 100% Na प्लस था उसमें से 10% रिअब्जॉर्प्शन जो हो रहा था, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 100% जो Na प्लस था उसमें सपोज अगर 30% मेरा जो Na प्लस का रीअब्जॉर्प्शन होता है मैंने रोक दिया, मतलब मेरा 30% Na प्लस जो रीअब्जॉर्ब हो सकता था वो मेरे कार्बनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर्स की वजह से रुक गया और वो एक्सक्रीट होने के चला गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, अच्छा खासा लोड, मतलब 100% Na प्लस का लोड अभी आ गया किधर, वेयर हैज़ इट कम नाउ, इट हैज़ कम टू साइड 2 डायरेटिक्स, साइड 2 नाउ, सॉरी। अब वहाँ पर अगर आपने डायरेटिक दे दिया, हाँ, वहाँ पर अगर आपने डायरेटिक दे दिया तो हम लोग को पता है कि वो ईज़िली उसको मैनेजेबल है, ठीक है ना, उसको ईज़िली वो 90% तो अपने हाथ में ले ही लेगा, समझ में आपको, ईज़िली वो 90% अपने आप को रिअब्जॉर्ब कर ही लेगा। या तो फिर एक काम करते हैं, एक सेकेंड, शायद से मुझे कॉन्सेप्ट आपको ना दूसरे वे में समझाना पड़ेगा, ठीक है ना, आई थिंक ये गलत जा रहा है। सो इस जो हमने पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स जो चालू किया है ना, इसको हम थोड़ा सा मतलब इस कॉन्सेप्ट को कि ये क्यों यहाँ पर मैंने इसका बोला है कि ये इनसिग्निफिकेंट है इसका काम, ऐसा क्यों है वो आपको रीज़न बताऊँगा, क्योंकि मेरा भी ये एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक ये बराबर से जा रहा है, मेरे को नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ उसका, ठीक है, थैंक यू। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं भी कर पाया तो मैं चैप्टर के एंड में तो बिल्कुल करूँगा, मैं करूँगा ज़रूर, क्या है, बिकॉज अब मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करके उस तरफ है कि मेरे को पोर्शन पूरा कंप्लीट करना है, बट डोंट वरी, ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर, एंड 99.9% all the concepts will be clear, if not 100%, okay, thank you.